गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। और जैसे कि आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट से हम लोग एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट करें बच्चों यूनिट नंबर 9 से। और जैसे कि आपको पता है कि जो यूनिट नंबर 9 है बच्चों, इसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। जरा मैं एक ले लेता हूं और फिर इस प्रोसेस की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। बच्चों अगर हम बात करें तो मैंने क्या बोला कि आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कौन सी यूनिट नंबर 9, और इस यूनिट नंबर 9 का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। आप जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी बच्चों एक ऐसी यूनिट है जिसमें हर साल अगर हम नीट की बात करें तो मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस तक इस यूनिट से पूछे गए हैं। तो अगर हम बात करें कि एक क्वेश्चन अगर 4 नंबर का है तो अगर 5 क्वेश्चन से तो हम ये बोल सकते हैं कि यूनिट्स को अगर हम कवर कर लेंगे तो मैक्सिमम हम 20 मार्क्स यहां से गेन कर सकते हैं। तो मार्किंग से ही आप ये समझ सकते हैं बच्चों की यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट है नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ठीक वैसे ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों जो हमारी यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम लोगों को 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है हमारा बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल क्या होते हैं और उसका प्रोसेस क्या है। और जो सेकंड हमारा चैप्टर है बच्चों, इसमें हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इन 2 चैप्टर्स की हमें स्टडी इस यूनिट नंबर 9 में करनी है। पहली बात तो ये। सेकंड, जब भी आप किसी यूनिट को स्टार्ट करते हैं, तो आपको कुछ साइंटिस्ट के बारे में वहां पर बताया जाता है। यस, तो यहां पर भी जब आप बायोटेक्नोलॉजी यूनिट को स्टार्ट करेंगे और इसके फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल एंड प्रोसेस को, तो जैसे ही आप एनसीईआरटी के पन्नों को पलटाएंगे बच्चों, तो यहां पर एक ये साइंटिस्ट के बारे में आपको फोटो लगी हुई है जिसका नाम है हर्बर्ट बोयर। जरा इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं बच्चों। यहां पर 2 साइंटिस्ट के बारे में हमें प्रॉपर स्टडी करनी है और इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो हमें पता होनी चाहिए। यहां पर ये जो साइंटिस्ट हैं इसका नाम है हर्बर्ट बोयर, और जो दूसरे साइंटिस्ट हैं जिसकी हमें बात करनी है उनका नाम है स्टेनले कोहेन। बच्चों ये जो 2 साइंटिस्ट हैं हर्बर्ट बोयर और स्टेनले कोहेन, इन्होंने ऐसा साइंस में वर्क किया, यहां आप ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की जो स्टार्टिंग हुई है वो इन्हीं दोनों साइंटिस्ट के वर्क से हुई है। सबसे पहले अगर हम बात करें हर्बर्ट बोयर की, तो हर्बर्ट बोयर के बारे में जो इंफॉर्मेशन आपकी एनसीईआरटी बताती है वो क्या लिखती है कि 1936 में इनका जन्म हुआ है हर्बर्ट बोयर का। यस, और बाद में अगर हम बात करें तो 1969 पे इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण वर्क किए हैं 1969 तक, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क रहा है, इन्होंने कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पर काम किया है। कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब क्या है? 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से वर्क किया है, और ये दोनों के दोनों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एसर्सिया कोलाई बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर है? सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? और ये जो दोनों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं, इसमें आपको यूजफुल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। क्या यूजफुल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं? हर्बर्ट बोयर ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो एंजाइम्स होते हैं इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है डीएनए स्ट्रैंड्स को कट करने की। ये डीएनए के स्ट्रैंड को, डीएनए का स्ट्रैंड कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो ये जो कपल ऑफ एंजाइम हैं, ये डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड को कट कर सकते हैं। पहला तो ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। इसके साथ उन्होंने बताया कि ये जो डीएनए स्ट्रैंड को कट करते हैं वो एक पर्टिकुलर फैशन पे कट करते हैं। मतलब अगर हम बात करें कि मान लो ये डीएनए स्ट्रैंड है और डीएनए स्ट्रैंड में इस तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड की बेस पेयरिंग है, तो एक स्पेसिफिक जगह से ही ये डीएनए स्ट्रैंड्स को कट करने की प्रॉपर्टीज रखते हैं। ये बात समझ में आई? और उन्होंने क्या बताया? Which left what has becoming known as sticking, और जो जहां पर ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करते हैं वहां पर किनारे किनारे ये स्टिकी एंड्स को बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें बच्चों, सिंपल सी बात कर ले, मान लो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और यहां पर इस तरीके से ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और अगर ये रिस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है तो ये डीएनए को इस तरीके से कट करता है, जिससे क्या होता है कि डीएनए के किनारे किनारे इस तरीके के स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये चीज किसने ऑब्जर्व करी? हर्बर्ट बोयर ने ऑब्जर्व करी।
फिर क्या कहती है एनसीईआरटी, फिर कहती है जो सेकंड साइंटिस्ट हैं जिसके बारे में हमें जानना है, इनका नाम है स्टैनले कोहेन। ये जो स्टैनले साइंटिस्ट है बच्चों, इन्होंने स्टडी किया प्लाज्मिड में। आप प्लाज्मिड जानते हैं कहां पर होते हैं, जो कुछ बैक्टीरिया के अंदर, आपको पता है क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में एक तो मेन डीएनए होता है, यस, और दूसरा एक ऐसा होता है जिसको सर्कुलर डीएनए बोलते हैं, जिसको प्लाज्मिड डीएनए बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। और ये प्लाज्मिड डीएनए ये मेन डीएनए से अलग होता है और इंडिपेंडेंट रूप से ये अपना रिप्लिकेशन कर सकता है, इस पर ये आश्रित नहीं रहता मेन डीएनए पे, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। तो इस प्लाज्मिड डीएनए के बारे में स्टैनले कोहेन ने प्रॉपर स्टडी करी, यस, उन्होंने स्टडी किया ये स्मॉल रिंगलेट्स ऑफ डीएनए। रिंगलेट ऑफ डीएनए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गोल होते हैं, रिंगलेट्स ऑफ डीएनए होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ये कहां होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। चलिए, ये कहां पर होते हैं, ये होते हैं साइटोप्लाज्म में, सर्टेन बैक्टीरियल सेल के अंदर। इसका मतलब है सभी बैक्टीरियल सेल के अंदर ये प्लाज्मिड नहीं होते, कुछ सर्टेन बैक्टीरिया सेल होते हैं, वहां पर ये प्लाज्मिड पाए जाते हैं, और इनके अंदर इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेट करने की क्षमता होती है कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से अलग। कोडिंग ऑफ स्ट्रैंड डीएनए क्या है बच्चों, ये जो मेन डीएनए है, इस पर ये डिपेंडेंट नहीं होते, ये स्वयं अपने आप का रिप्लिकेशन कर सकते हैं, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। और प्लाज्मिड डीएनए याद रखिएगा हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है, जिस तरह से बैक्टीरिया का मेन डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड। क्लियर है। अब यहां पर कोहेन ने क्या किया, कोहेन ने डेवलप्ड किया एक मेथड, जिस मेथड के द्वारा इस प्लाज्मिड डीएनए को बाहर निकाला जा सकता है और दूसरे बैक्टीरिया के अंदर इस प्लाज्मिड डीएनए को डाला जा सकता है। याद रखिएगा क्या टेक्निक इन्होंने डेवलप करी, इस कोहेन ने डेवलप किया कि इस प्लाज्मिड डीएनए को बैक्टीरिया से निकाल के दूसरे होस्ट सेल के अंदर इसकी एंट्री कराई जा सकती है, यस। इसको फिर हम इसको रीइंसर्टिंग कर सकते हैं दूसरे सेल में और कंबाइनिंग करते हैं। अब ये दो प्रोसेस, एक तो वो प्रोसेस, दूसरी ये प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, हम मान लें अगर किसी डीएनए, मान लो ये डीएनए का टुकड़ा है, तो इस डीएनए टुकड़े को जैसे हमने प्लाज्मिड को यहां पर बाहर निकाला, तो यहां पर इस डीएनए के टुकड़े को इस प्लाज्मिड डीएनए के साथ इंसर्ट करा के हम अगर एक बैक्टीरिया सेल के अंदर डाल देंगे, तो ये बैक्टीरिया सेल क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेंट्स हो जाएगी, यस। तो यहां पर इन दोनों टेक्निक का यूज जैसे इन्होंने स्टार्टिंग किया, तो सबसे पहले हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन दोनों टेक्निक्स का यूज करके, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करके, और ये जो स्टैनले ने जो टेक्निक निकाली थी कि किसी भी बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को बाहर निकाल लीजिए और उसमें क्या कर दीजिए, एक फॉरेन डीएनए को कट करके उसमें उसको जोड़ दीजिए और फिर किसी होस्ट के अंदर इसको एंट्री करा दीजिए, और फिर जिस डीएनए को हम लोगों ने इसके साथ इंसर्ट कराया है और वो जीन जो जिस प्रोडक्ट को बनाता है वो डिजायर्ड प्रोडक्ट को हम इस सेल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो बनाने का प्रोसेस हुआ था, जो टेक्नोलॉजी थी, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ यही हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन का है। ये बताता है ये पेज। और आप ये मान के चलिए कि यही दो टेक्निक हैं जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का आधार बनी। इसके बारे में हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप यहां पर क्लियर करना है। चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं और अब प्रॉपर तरीके से हम लोग यहां से स्टार्टिंग करते हैं। यहां से हम लोग प्रॉपर स्टार्टिंग करते हैं बच्चों पहले चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम है, जब आप पेज पलटेंगे, चैप्टर 11 है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, और हम बात करेंगे यहां पर किसकी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस की। किसके प्रिंसिपल होंगे, बायोटेक्नोलॉजी के कौन से प्रिंसिपल हैं और इसका क्या प्रोसेस है। बच्चों जब इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इस चैप्टर में हमें 3 चीजों की स्टडी करनी है। वो 3 चीजें क्या हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। सेकेंड, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन से टूल्स यूज होते हैं, इसकी बात करेंगे। और फिर इस चैप्टर में लास्ट में हम बात करेंगे
प्रोसेस की जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होती है। तो इस चैप्टर में मुख्यतः हमें 3 चीजें स्टडी करनी है। क्या क्या? प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स के बारे में बात करेंगे और फिर देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो चलिए बच्चों, आप थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं यहां से और चीजों को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जरा इस पेज को पूरा हम लोग ओपन कर ले बच्चों और फिर यहां से हम लोग इसको समझना स्टार्ट करते हैं। जब इस पेज को आप देखेंगे तो सबसे पहला ये पैराग्राफ आता है। इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है बच्चों, जरा इसको समझ लेते हैं। क्या आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं? ओके, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले जब आप पहला चैप्टर ये ओपन करेंगे और पहला पेज ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको ये पैराग्राफ दिखेगा। ये पैराग्राफ क्या एक्सप्लेन करता है बच्चों, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले कहता है कि बायोटेक्नोलॉजी वास्तव में है क्या। तो कहता है बायोटेक्नोलॉजी डील करती है, क्या डील करती है? ऐसी टेक्निक्स का जिसमें हम लाइव ऑर्गेनिज्म या उसके द्वारा बनाए गए एंजाइम्स का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना होता है और ऐसे प्रोसेस का हम प्रोसेस यूज करते हैं जो ह्यूमंस वेलफेयर के लिए, ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। फिर दूसरे शब्दों में क्या कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? ऐसी टेक्निक्स का यूज करते हैं जिसमें हम लाइव ऑर्गेनिज्म या उनके द्वारा बनाए गए एंजाइम्स का यूज करते हैं जिससे हम उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं जो ह्यूमन के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? इस सेंस में अगर हम बात करें, जैसे जब हम दही बनाते हैं या जब हम ब्रेड बनाते हैं या वाइन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? यहां पर हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेसेस है और हम ये समझ सकते हैं कि यस, ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी का ही बच्चों एक फॉर्म है, मतलब एक स्वरूप ये भी है। भाई, जो हम दूध से दही बना रहे हैं उसमें हम किसका यूज करते हैं? बैक्टीरिया का ही तो यूज करते हैं, लैक्टोबैसिलस का, उससे से तो दही बनाते हैं। तो हम यहां पर हम लोगों ने डिफिनेशन में क्या पढ़ा है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है? जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं। किसके लिए? ह्यूमन के यूजफुल के लिए। तो ह्यूमन के यूजफुल के लिए तो दही है ना। यस, तो यहां पर जो हम पहले से यूज करते चले आ रहे हैं, जैसे दही का बनाना या ब्रेड का बनाना, जैसे शराब है। शराब हम किससे बनाते हैं? ईस्ट से बनाते हैं। यस, सेरीवेसी से बनाते हैं। यस, तो यहां पर हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं और ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी का फॉर्म है। कहता है अगर हम बात करें जैसा भी हो, इट इज यूज्ड इन ए रिस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे टू रिफर टू सच ऑफ दोज प्रोसेस व्हिच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। लेकिन आज की डेट में इस प्रोसेस को अगर लॉन्ग स्केल में हमें बनाना है, जैसे बहुत बड़ी मात्रा में अगर हमें दही को ही सिर्फ बनाना है या हमें एंजाइम्स बनाने हैं या हमें कोई वैक्सीन्स बनानी है बच्चों, तो आज की डेट में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते क्या है बच्चों, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल से आज इस चैप्टर में डिस्कशन हम लोग करेंगे। यस, और ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बहुत बड़े लार्ज स्केल में हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हम देखें तो बहुत सारे दूसरे जो प्रोसेसेस हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो इसमें इंक्लूड की जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम बात करें टेस्ट ट्यूब बेबी, तो टेस्ट ट्यूब बेबी आप जानते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। यस, और इसके बारे में हम लोगों ने जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर था वहां पर मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया हुआ है। तो बच्चे नए हैं वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर्स को जरूर लगाएंगे। तो यहां पर आप अगर हम बात करें, अगर हम किसी सिंथेसाइजिंग कर रहे हैं किसी जीन का और वहां पर भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, या हम किसी डीएनए वैक्सीन को अगर आज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहां पर भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, या हम किसी डिफेक्टिव जीन को हम ठीक कर रहे हैं तो भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी टेक्निक्स क्या हैं? ये सभी बायोटेक्नोलॉजी के बच्चों ये सभी पार्ट हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। अब यहां पर बायोटेक्नोलॉजी को समझाने के लिए जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, जिसको हम शार्ट में EFB के नाम से जानते हैं, इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड एक डिफिनीशन दी है।
देखिए डेफिनेशन अभी तक पूछी तो बच्चों नहीं गई है, लेकिन हो सकता है कि डेफिनेशन पूछी जाए जो अभी नेक्स्ट जो कमिंग नीट का एग्जाम है। तो यहाँ पर हमें इस डेफिनेशन को समझना है जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दिया है। ये डेफिनेशन क्या कहती है? दैट encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology। तो डेफिनेशंस क्या करती है? डेफिनेशंस कहती है कि वास्तव में बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम इंटीग्रेशन करते हैं, किसका इंटीग्रेशन करते हैं? नेचुरल साइंस का और ऑर्गेनिजम्स का या सेल्स का या उसके किसी पार्ट का या किसी मॉलिक्यूलर एनालॉगस का, किसके लिए? प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज जो मैन के लिए बहुत यूजफुल हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत यूजफुल हैं, उसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो सिंपल सी अगर हम बात करें तो EFB ने जो डिफिनीशन दिया है बायोटेक्नोलॉजी की, इस डिफिनीशन में ये कहा जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या? तो वास्तव में बायोटेक्नोलॉजी में हम इंटीग्रेशन कराते हैं, किसका? नेचुरल साइंस का, किसके साथ? ऑर्गेनिज्म के साथ या सेल के साथ या सेल के किसी पार्ट के साथ या किसी मॉलिक्यूलर एनालॉगस के साथ, किसके लिए? डिजायर्ड प्रोडक्ट्स के लिए। और वो डिजायर्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज जो ह्यूमंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बच्चों ये जो डेफिनेशन है उसको आपको जरूर देखना है और इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। चलिए इस चैप्टर ये जो पेज है थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं और बच्चों देखते हैं कि नेक्स्ट जो हेडिंग है, नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जरा नेक्स्ट पेज, इसी पेज में जब नीचे को आप जाएंगे तो यहां पर आपको सेकंड हेडिंग मिलेगी जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और बच्चों यहीं से हम चैप्टर की यहीं से हम चैप्टर की प्रॉपर स्टार्टिंग करते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल क्या है बायोटेक्नोलॉजी के, तो बच्चों याद रखिएगा बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रिंसिपल है। पहला तो प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग और जो दूसरा इसका जो कोर टेक्निक्स हैं वो है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। यहीं पर मैं लिख देता हूं, दूसरी जो टेक्निक है जो नेक्स्ट पेज में अभी हम पढ़ेंगे वो है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो देखिए जो प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी के वो दो कोर टेक्नोलॉजी पे आधारित है, पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो याद देखिए जो दो कोर टेक्निक है बच्चों, ये इनेबल्स करती है बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की। जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की जो दो कोर टेक्निक है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में लिखा है एनसीईआरटी में कि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जो जेनेटिक मटेरियल है, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, उसकी केमिस्ट्री को हम अल्टर कर सकते हैं। अगर सपोज दैट कोई मान लो ये डीएनए है, अगर हमने इसकी केमिस्ट्री को अल्टर किया तो आपको पता है डीएनए के छोटे से पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो अगर हम इसकी केमिस्ट्री को अल्टर करेंगे तो अगर हम जीनोटाइप में चेंज करेंगे बच्चों तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? इसके फिनोटाइप में भी आपको कन्वर्जन मिलेगा। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? किसी ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसको बोलते हैं जीनो। और उस जेनेटिक मटेरियल किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है। और डीएनए के एक छोटे से पार्ट को क्या बोलते हैं? जीन। तो अगर जीन में अगर हम कोई अल्टरेशन करेंगे, अगर कोई चेंजेस करेंगे, मतलब अगर जीनोटाइप में हम चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस आपको फिनोटाइप में मिलेंगे। फिनोटाइप क्या होता है? किसी ऑर्गेनिज्म का अपीयरेंस, उसका कलर कैसा है, उसका बॉडी का कलर कैसा है, उसका आई का कलर कैसा है, उसको बोलते हैं फिनोटाइप। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जीनोम की केमिस्ट्री को अल्टर कर सकते हैं और अगर हम जीनोम की केमिस्ट्री को अल्टर करेंगे तो फिनोटाइप में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए थोड़ा सा इंक चेंज करते हैं और फिर यहां से हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में चीजें क्या मिली है। तो हमने समझा जो प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी की, दो कोर टेक्नोलॉजी है, पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। चलिए बच्चों अब जरा पेज को थोड़ा सा, हाँ चलिए अब आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब यहां पर हमने क्या बताया, जैसे मैंने आपको बताया यहां पे बच्चों कि अगर हम जेनेटिक मटेरियल्स के अगर केमिस्ट्री में चेंज करेंगे
तो फिनोटाइप्स में भी चेंज मिल जाएंगे उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के, जिस होस्ट ऑर्गेनिजम्स के जीनोम में हमने चेंजेस किया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत। तो दो टेक्निक है। सेकेंड टेक्निक हमारी कौन सी है? ये है बायो प्रोसेस। ये जो सेकेंड वाला पॉइंट है बच्चों, ये जो पॉइंट है हमारा, ये है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। एक्चुअली ये हेडिंग यहां पर नहीं दी हुई है, अगर बात करेंगे कुछ बुकों में तो आप इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। ये सेकेंड जो टेक्निक है वो है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इस टेक्निक में क्या होता है? इस टेक्निक में हम एक ऐसा स्टेराइल कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट्स को क्रिएट करते हैं इस केमिकल इंजीनियरिंग के द्वारा, जिसमें हम केवल उसी ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कराएंगे जिस ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ या यूकेरियोटिक सेल्स को हमें उस पर्टिकुलर मीडियम में ग्रो कराना है, और ये ग्रो एक लार्ज क्वांटिटी में हम करा सकते हैं। किसके लिए? अगर किसी प्रोडक्ट को हमें मैन्युफैक्चर करना है, या वो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे वो एंटीबायोटिक हो सकता है, वैक्सीन हो सकता है, या एंजाइम हो सकता है। मतलब जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जो सेकेंड कोर टेक्निक है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का, इस टेक्नोलॉजी में हम ऐसा इन्वायरमेंट, स्टेराइल इन्वायरमेंट्स क्रिएट करते हैं जिस इन्वायरमेंट में हम सिर्फ उसी माइक्रोब्स को ग्रो कराएंगे जिस माइक्रोब से हमें वो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए। वो डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या हो सकता है? वो डिजायर्ड प्रोडक्ट वैक्सीन हो सकता है, या डिजायर्ड प्रोडक्ट एंजाइम हो सकता है। तीसरा, आगे क्या कहती है एनसीईआरटी? लेट अस नाउ अंडरस्टैंड। अब हम यहां पर ये समझते हैं कि जो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट है इस प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग का, वो क्या है। सबसे पहले अगर आप देखें तो यू प्रोबेबली एप्रिशिएट द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें बच्चों, तो आपको कुछ ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कुछ आपको यहां पर एडवांटेजेस मिलेंगे अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर इसका कंपैरिजन करें। क्या एडवांटेज मिलेंगे? आप देखिए कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके द्वारा ही वेरिएशंस होते हैं। कैसे वेरिएशंस होते हैं? क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब मियोसिस होता है तो क्या होता है? वहां पर जीन्स का एक्सचेंज होता है। यस, आपने देखा था वहां पर मियोसिस में जीन का एक्सचेंज होता है। और अगर वेरिएशंस होगा तो वेरिएशन ही तो रॉ मटेरियल होता है बच्चों, किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। तो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज है ओवर किसके? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। अगर हम बात करें तो यहां पर ये जो फार्मर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरिएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप। जो यूनिक कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं जेनेटिक सेटअप के, वो किससे आते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही आते हैं। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो रॉ मटेरियल है किसके लिए? वेरिएशंस के लिए, और वेरिएशन से ही इवोल्यूशन आता है। तो निश्चित रूप से एसेक्सुअल से अच्छा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं है। अगर हम बात करें यहां पर कि अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो ये क्या करता है? ये प्रिजर्व करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। क्योंकि आप जानते हैं क्लोनिंग में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहां पर कोई वेरिएशंस होते नहीं है, इसलिए जो एक बार जेनेटिक मेकअप बन जाएगा उसको मेंटेन होता है कहां पर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस को परमिट करता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये प्रिजर्व करता है, जो नई जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको प्रिजर्व करेगा। अगर हम ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन जो पुराने समय में जो हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता था, यस, जिसमें हम प्रोसीजर था जिसमें हम प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग कराते थे, वहां पर क्या होता था? अक्सर आपको देखने को मिलता था कि वहां पर कुछ ऐसा इंक्लूजन हो जाता था और ऐसे जीन्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता था जो कि अनडिजायरेबल थी। मतलब ऐसी जीन भी मल्टीप्लाई हो जाती थी नए प्लांट और एनिमल में जिसको हम नहीं चाहते थे। लेकिन आप देखिए उस डिजायर्ड जीन के साथ मल्टीप्लाई हो जाता था। लेकिन जो टेक्निक्स आई किसकी? जेनेटिक इंजीनियरिंग की, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं, क्या इंक्लूड करते हैं? क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हम ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं जिसमें, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के अगर हम उसकी जीन क्लोनिंग कर लें और जीन को अगर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम ट्रांसफर कर दें, तो हम सिर्फ वही कैरेक्टरिस्टिक्स पा सकते हैं जो हमारे लिए डिजायर्ड है। मतलब वहां पर अनडिजायर्ड जीन्स नहीं होंगे। तो
अनडिजायर्ड जीन को निकाल दीजिए, डिजायर्ड जीन को ले लीजिए, उसका रिकॉम्बिनेंट बना लीजिए और रिकॉम्बिनेंट बना के आप होस्ट सेल के अंदर एंट्री करा दीजिए। अब वहां से आपको वही प्रोडक्ट्स मिलेगा जो आप चाहते हैं। ये आपको कहां पर मिलेगा? ये मिलेगा जो मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक है। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब आया तो इसने ओवरकम कर दिया उस लिमिटेशन को जो हमको ट्रेडिशनल जो हाइब्रिडाइजेशन में देखने को मिल रहा था। ये सारी प्रॉब्लम्स को ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस आई, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया, उसने इसको ओवरकम कर दिया एंड अलाउ अस to isolate and introduce only one or a set of desirable gene without introducing undesirable gene into the target organism। और इस टेक्नोलॉजी से हम एबल हो पाए कि उसी जीन को अब हम होस्ट सेल के अंदर एंट्री कराएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एंट्री कराएंगे जो जीन हमारे लिए जरूरी है। अब अनडिजायरेबल जीन को हम हटा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज यहां पर देखने को मिली। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा और समझते हैं, पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और चीज को थोड़ा सा और हम लोग क्लियर करते हैं। यस, अब जब इस पेज को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये पैराग्राफ आएगा। इस पैराग्राफ में हम देखते हैं क्या कहता है। इस पैराग्राफ में ये कहा जा रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि क्या भविष्य होगा डीएनए के उस पीस का विच इज समहाउ, जिसको हम ट्रांसफर कर दें इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म में, तो मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है कि मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लो एक कोई बैक्टीरिया है और इसके अंदर डीएनए के एक टुकड़े को अगर हम इसके अंदर डाल दें तो इस डीएनए टुकड़े का क्या भविष्य होगा? बच्चों कोई भविष्य नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ सिंपल टुकड़ा डीएनए का इस ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देने से कुछ भी नहीं होगा। ये डीएनए मल्टीप्लाई ही नहीं करेगा। यही चीज यहां पर पूछा जा रहा है। ये कह रहा है लेकिन क्या कह रहा है, यदि इस जीन को हम इंटीग्रेटेड करा दें रिसिपिएंट के जीनोम के साथ तो ये मल्टीप्लाई भी करेगा और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये इनहेरिटेड हो जाएगा, मतलब ट्रांसफर हो जाएगा होस्ट डीएनए के। ये क्यों होगा? क्योंकि जो एलियन पीस है ऑफ डीएनए का, एलियन पीस ऑफ डीएनए, इसी एलियन पीस ऑफ डीएनए को बोला जा रहा है जो इससे अलग है। मान लो ह्यूमन का कोई ये जीन है, तो अगर इस बैक्टीरिया सेल के अंदर एंट्री करा रहे हैं तो ये ह्यूमन डीएनए का ये जो छोटा सा फ्रेगमेंट है इसको हम बोलेंगे एलियन डीएनए। तो ये कह रहा है कि जो एलियन पीस है डीएनए का वो चूंकि पार्ट हो जाएगा किसका? क्रोमोसोम का। या अगर हम बात कर ले, मान लो ये प्लाज्मिड है, इस बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड के साथ अगर हम इसको यहाँ पर इसके साथ अगर इंसर्टेड करा दें तो बच्चों अब ये क्या होगा, ये जो डीएनए है, जो एलियन डीएनए है, अब जब ये प्लाज्मिड अपने आप को मल्टीप्लाई कराएगा तो ये डीएनए का सेगमेंट भी अपने आप को मल्टीप्लाई करा लेगा। तो यस, इस तरीके से यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो सकता है और एक जनरेशन से जब इससे दो नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे तो दोनों के अंदर ये जो डिजायर्ड जीन चला जाएगा। क्या कह रहा है? क्योंकि अगर हम इसको क्रोमोसोम का पार्ट बना दे तो ऐसा पॉसिबल है, या तो मेन डीएनए का पार्ट बना दे या तो हम इसके प्लाज्मिड डीएनए का पार्ट बना दे तो ये मल्टीप्लाई करेगा। फिर क्या कह रहा है? विच हैज द एबिलिटी टू रिप्लिकेट इन एक क्रोमोसोम में, वहां पर एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं और इस स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। अगर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन के साथ अगर हम इस एलियन डीएनए को इंसर्ट कर दें तो यस, वो मल्टीप्लाई कर सकता है होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। और ये जो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है बच्चों, ये रिस्पांसिबल होता है रिप्लिकेशन को शुरुआत कराने के लिए। इसलिए जो मल्टीप्लिकेशन होगा किसी भी एलियन पीस ऑफ डीएनए का किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वहां पर जरूरत है कि उस एलियन पीस डीएनए को हम प्लाज्मिड या उस क्रोमोसोम के साथ अगर हमने मिला दिया है उस स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ जिसको हम ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं, तो फिर ये एलियन ऑफ डीएनए आसानी से इस होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? Thus an alien DNA is linked with the origin of replication so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism। तो यदि हम इस origin of replication पॉइंट के साथ
इस एलियन डीएनए को इंसर्ट करा देंगे तो होस्ट सेल के अंदर प्रॉपर ये भी मल्टीप्लाई कर पाएगा और ये जो प्रोसेस हो पाएगी इसी को हम बोलेंगे क्लोनिंग, या दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। इसका पूरा मतलब क्या हुआ, जरा इसको समझ लीजिए। यहां पर ये कह रहा है बच्चों कि मान लो कोई एक ये बैक्टीरिया सेल है, यस, बैक्टीरिया सेल का मेन तो एक तो ये डीएनए हो गया और दूसरा हम मान लेते हैं ये कोई प्लाज्मिड डीएनए है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मान लो कोई एक डीएनए का ये सेगमेंट है, हम मान लेते हैं मान लो ये ह्यूमन का है। इस अगर डीएनए सेगमेंट्स को अगर हम इसके अंदर एंट्री करा दें तो इसका भविष्य क्या होगा, तो मैंने क्या बताया भाई, अगर सिंपल अगर इस डीएनए फ्रेगमेंट को इसके अंदर एंट्री करा दिया तो इसका भविष्य कुछ भी नहीं है। तब कब इसका भविष्य होगा, जब इस पीस को हम इस प्लाज्मिड डीएनए पे यहां पर अगर इंसर्ट करा दें, यस, और इस प्लाज्मिड डीएनए पे यहां पर एक होता है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का पॉइंट होता है, अगर वहां पर इसको हम एंट्री करा देंगे तो फिर ये जो डिजायर्ड डीएनए है वो भी इस प्लाज्मिड डीएनए के साथ मल्टीप्लाई करेगा और अब वो डिजायर्ड प्रोडक्ट देगा जिस डिजायर्ड प्रोडक्ट्स के लिए इसके जीन में इनकोडिंग थी। क्लियर है मेरी बात, वही सारी चीजें इस आपको इस जो पैराग्राफ है उसमें समझाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लेट अस नाउ फोकस, चलिए अब हम फोकस करते हैं फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना। उन्होंने कहा कि जब कंस्ट्रक्शन किया गया पहला फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, ये इमर्ज हुआ फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग किया एक जीन को इंकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विथ ए नेटिव प्लाज्मिड, और ये नेटिव प्लाज्मिड कहां से लिया गया, सैल्मोनेला टाइफिमोरियम के साथ। और स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर सबसे पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1972 में सबसे पहले आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया। इसको समझ लीजिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सबसे पहले आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना, इसको समझ लो। सबसे पहले क्या किया इन्होंने कि सैल्मोनेला टाइफिमोरियम आपको पता है बैक्टीरिया होता है, इसका ये प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड को, चूंकि कोहेन तो आपको टेक्निक बता ही चुके थे, तो इन्होंने क्या किया कि इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल लिया, ठीक है। और ये प्लाज्मिड कहां से आया, सैल्मोनेला टाइफिमोरियम का था। फिर हमने क्या किया बच्चों, फिर हम लोगों ने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स लिया। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स है, इसको हम बोल सकते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को हमने क्या किया, इस प्लाज्मिड के साथ यहां से कट किया और यहां पर इसको हमने इस तरीके से यहां पर हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को बना दिया। अब यहां पर बच्चों ये जो डीएनए तैयार हुआ, इसी डीएनए को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये पहला आर्टिफिशियल जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसको जो तैयार किया था, दो साइंटिस्ट ने मिलकर तैयार किया था, यस, बोयर ने और यस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले कोहेन और बोयर ने दोनों ने मिलके ये सबसे पहला, हर्बर्ट बोयर ने मिलके सबसे पहले आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को बनाया। तो इसमें जो प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड कहां से आया था, ये सैल्मोनेला टाइफिमोरियम का प्लाज्मिड लिया गया और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बच्चों ये जीन थी। यहां से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यहां पे काटा गया और इस जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी वो उसके साथ कट कर दिया, यहां पर इंसर्ट करा दिया गया, जोड़ दिया गया और ये जो नया डीएनए बना इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, अब क्या करेंगे, जिसको हमने बना लिया और जिस भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाना है, अब अगर हम इसको इसके अंदर डाल देंगे बच्चों तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा, यहां पर वो प्रोडक्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे जो हमको जरूरत है। वही कह रहा है by isolating the antibiotic resistance gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for confirming antibiotic resistance। याद रखिएगा यहां पर जो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है बच्चों, ये एक बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड था और आपको पता है प्लाज्मिड के अंदर ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। तो हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करके यहां से कट करके इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को बाहर निकाल लिया। दूसरा जो हमने वेक्टर की तरह यूज किया वो सैल्मोनेला टाइफिमोरियम के प्लाज्मिड को यूज किया, प्लाज्मिड को बाहर निकाला और ये जो हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी इस प्लाज्मिड के साथ यहां पर जोड़ दिया, जिससे फाइनली जो यहां पर हमारा डीएनए बना इसी को हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट
डीएनए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बोयर और स्टैनले ने क्या किया और किस तरीके से इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया। यस, this the cutting of DNA at specific location become possible with the discovery of the so called जो restriction endonuclease enzyme की डिस्कवरी की वजह से ही ये प्रोसेस पॉसिबल हो पाई। क्योंकि आपको पता है जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक जगह से ही डीएनए फ्रेगमेंट्स को कट करते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए जरा इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और मैं चीजों को थोड़ा सा आपको समझाता हूं। अब जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहां तक हमने कर लिया द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ द सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर ये कह रहा है बच्चों कि ये जो प्रोसेस हुआ वो कैसे पॉसिबल हो पाया। ये प्रोसेस हो पाया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। कैसे? जैसे हम मान लेते हैं कि ये कोई प्लाज्मिड है, यस ये कोई प्लाज्मिड है, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि सैल्मोनेला टाइफिमोरियम है और सैल्मोनेला टाइफिमोरियम के अंदर ये सैल्मोनेला टाइफिमोरियम का ये प्लाज्मिड है। यस, ये प्लाज्मिड हमने किसी बैक्टीरिया के अंदर निकाला और इसमें हमने देखा कि इस प्लाज्मिड में यहां पर कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है। तो हम अगर सेम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करेंगे तो जिस जगह से वो यहां पर काटेगा उसी जगह पर यहां पर काटेगा, ठीक है। जैसे अगर हम सीगमेंट्स की बात करें, मान लो इको आर फर्स्ट की हम बात कर ले, मान लो हम इको आर फर्स्ट की बात कर लें तो इको आर फर्स्ट कैसे काटता है, GAATTC। तो ये पैलिंड्रोमिक यहां पर होगा CTTAAG और सब इसमें बेस पेयरिंग होती है। और आपको पता है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, अगर हम इको आर फर्स्ट की बात करें तो इको आर फर्स्ट क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है और ये स्पेसिफिक जगह से ही काटता है। तो जब ये काटेगा, मान लो अगर इसको काटेगा यहां से और इसको काटेगा तो स्पेसिफिक आएगा और दोनों में स्टेकिंग एंड होंगे। मान लो एक डीएनए ये आ गया, ये आ गया इस तरीके से स्टिकिंग एंड, और दूसरा यहां पर इस तरह से बन गया। तो अब इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं क्योंकि एक दूसरे में क्या होगा, क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा। अगर यहां पर C होगा, यहां पर C है तो यहां पर क्या होगा, G होगा। अगर यहां पर T है तो यहां पर क्या होगा, A होगा। यहां पर अगर G है तो यहां पर क्या होगा, C होगा। तो इस तरीके से अगर हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करेंगे तभी यहां पर अगर इस प्लाज्मिड को यहां पर जोड़ेंगे तभी नया रिकॉम्बिनेंट ये जो डीएनए तैयार होगा। बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसकी मदद से ही ये पॉसिबल हो पाया है। चलिए अब अगर हम बात करें कि जो कट पीस होता है डीएनए का उसको हम लिंक करा सकते हैं प्लाज्मिड डीएनए के साथ, और ये जो प्लाज्मिड डीएनए है वो वेक्टर की तरह यूज होता है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, टैक्सी, जिस पर सवार होकर आप कहीं पर पहुंचते हैं। भाई सपोज दैट अगर मान लो ये यहां पर अगर हमने यहां पर एक डीएनए को यहां पर काटा जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है और इस जीन को अगर प्लाज्मिड के साथ यहां पर हमने यहां पर आके इस तरह से अटैच कर दिया तो ये जो प्लाज्मिड है इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। और क्योंकि जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए में बन जाएगा तो इसको हम डिजायर्ड सेल्स के अंदर इसको क्या कराएंगे, हम इसके अंदर एंट्री करा देंगे। तो यहीं पर क्या कह रहा है कि जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो वेक्टर की तरह यूज करता है और उस पीस ऑफ डीएनए को ट्रांसफर कर देता है जो इसके साथ हम यहां पर इसको जोड़े हैं। अगर आप देखें तो यू प्रोबेबली नो कि जैसे मॉस्किटो के केस में आप देखिए कि मॉस्किटो क्या है, वेक्टर की तरह यूज होता है। इंसेक्ट वेक्टर है किसके लिए, मलेरियल पैरासाइट्स के लिए। मलेरियल पैरासाइट कौन सा है, प्लाज्मोडियम। यस, ये क्या करता है, ये ह्यूमन बॉडी में इस जो मलेरियल पैरासाइट है उसकी एंट्री करा देता है। इसी सेम वे में ये जो प्लाज्मिड होता है उसको भी हम वेक्टर की तरह यूज करते हैं और जो एलियन पीस है वही एलियन पीस जो डिजायर्ड पीस है, इस एलियन पीस को डीएनए को ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर एंट्री करा सकता है। जब हम लिंकिंग करते हैं इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स का प्लाज्मिड वेक्टर के साथ तो बिकेम पॉसिबल विद दिस एंजाइम। ये कैसे पॉसिबल है,
भाई जब हम इसके साथ यहाँ पर इस डिजायर्ड डीएनए को इसके साथ जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के लिए जिस एंजाइम का यूज होता है उसका नाम है डीएनए लाइगेज। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से हम कट करते हैं और डीएनए लाइगेज से इसको हम जोड़ते हैं। फिर क्या कह रहा है, विच एक्ट ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड जॉइंस देयर एंड। This makes a new combination of circular autonomously replicated DNA created in vitro is known as recombinant DNA। और ये जो नया recombinant DNA बना है, ये जो हमने यहाँ पर जो डिजायर्ड यहाँ पर पीस जोड़ दिया है उसी से तैयार हुआ है हमारा recombinant DNA। जब इस डीएनए को हम ट्रांसफर करते हैं किसमें, एसर्सिया कोलाई में, जो एक बैक्टीरिया है जो क्लोजली रिलेटेड होता है सैल्मोनेला टाइफिमोरियम से, तो इट कुड रिप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो यहां पर पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करेगा और ये डीएनए को जो पीस है अपने आप को रिप्लिकेट वहां पर करा पाएगा। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो होस्ट सेल डीएनए का होगा, क्योंकि अगर हम मानते हैं कि ये एसर्सिया कोलाई बैक्टीरिया, तो इस एसर्सिया कोलाई के अंदर जो पॉलीमरेज एंजाइम है वहां पर यूज होगा और जो नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है तो वहां पर इसी पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करके अपने आप को ये मल्टीप्लाई कराएगा इस प्लाज्मिड वेक्टर के साथ और बनाएगा मल्टीपल कॉपीज। तो ये जो एबिलिटी होती है मल्टीप्लाई करने की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स की एसर्सिया कोलाई के अंदर, इसी को हम बोलते हैं क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन एसर्सिया कोलाई। अब अगर आप देखो तो यू कैन हैव infer that there are 3 बेसिक स्टेप होते हैं इस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बनाने में। तो ये जो नया ऑर्गेनिज्म बना है बच्चों, इसे ही बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और इस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बनाने में मुख्यतः जो स्टेप्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, पहला क्या स्टेप इन्वॉल्व हुआ, हमने उस डीएनए को आइडेंटिफाई किया जो डिजायरेबल जीन था। जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, किसी प्लाज्मिड से निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, उस आइडेंटिफाइड डीएनए को हम होस्ट सेल के अंदर एंट्री करा देंगे। और तीसरा, जब होस्ट सेल के अंदर एंट्री करा देंगे तो इस डीएनए को हम मेंटेनेंस करेंगे होस्ट सेल के अंदर और ट्रांसफर करेंगे डीएनए को उस प्रोजेनी में जहां से हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट्स चाहिए। तो इन 3 प्रोसेस से ये प्रोसेस इस तरीके से आगे इस तरीके से बढ़ती है। चलिए थोड़ा सा और आगे हम बात करते हैं और अब हम फाइनली बच्चों बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। देखो पहला हमारा जो हमको क्या स्टडी करना था, अगर आपको देख रहा हो तो पहले पेज में हम लोग ने जो बच्चों बात करी थी वो बात करी थी इस पॉइंट की, कौन सी, प्रिंसिपल ऑफ, हमने बात करी प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देख लिया था। और अब हमें बात करनी है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की कौन से टूल्स है। पहला वाला पॉइंट हम लोग ने खत्म कर लिया, अब हम बात करने वाले हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। चलिए इस पॉइंट पे हम लोग पहुंचते हैं और चीजों को फिर यहां से समझना स्टार्ट करते हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। चलिए ओके, चलिए बच्चों सबसे पहले अब हम देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हम बनाते हैं उसमें कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। तो आप देखिए यहां पर अगर हम बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को, तो हमको इसके लिए 5 टूल चाहिए। पहला टूल्स क्या चाहिए, हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए कट करने के लिए। दूसरा हमें पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, जिस होस्ट सेल के अंदर जाएंगे तो डीएनए अगर अपने आप को रिप्लिकेट कराना है तो वहां पर पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। तीसरा लाइगेज एंजाइम चाहिए जोड़ने के लिए। चौथा हमें वेक्टर चाहिए जिससे हम उस डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर कर सकें उस होस्ट सेल के अंदर जिसके अंदर से हमें पर्टिकुलर डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए। और पांचवा हमें चाहिए होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करना है तो 5 चीजों का होना जरूरी है। कौन कौन सी, पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा पॉलीमरेज एंजाइम, तीसरा लाइगेज एंजाइम, चौथा वेक्टर और पांचवा होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर देखिए 3 एंजाइम है, चौथा वेक्टर है और पांचवा होस्ट ऑर्गेनिज्म है। अब हम let us try to understand some of these in detail। अब इन जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं इनके बारे में थोड़ा सा बच्चों हम लोग डिटेल से स्टडी करते हैं और समझते हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात करें तो
1963 में, इन ईयर 1960 में, दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल थे ग्रोथ को रिस्ट्रिक्टिव करने के लिए। किसकी ग्रोथ को? बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को एसर्सिया कोलाई के अंदर ये दो ऐसे एंजाइम थे जो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक देते थे, रिस्ट्रिक्ट कर देते थे। इन दो एंजाइम को सबसे पहले आइसोलेटेड किया गया। उनमें से ये जो एंजाइम है, उनमें से पहला जो एंजाइम था जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए था उसके साथ मेथिल ग्रुप को जोड़ता था, और जो दूसरा एंजाइम था बच्चों, ये जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए था उसको कट करने का काम करता था, मतलब काट पीस के बराबर कर देता था। ये जो दूसरा वाला डीएनए जो एंजाइम है, ये लैटर वाज, इसे ही हम बाद में हमने इसको बोला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। क्लियर है? मैंने क्या बताया यहाँ पे कि सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था वो कहां पर देखने को मिले? एसर्सिया कोलाई के अंदर। एक्चुअली अगर आप देखें तो जैसे मान लीजिए एसर्सिया कोलाई बैक्टीरिया है बच्चों, तो इस एसर्सिया कोलाई बैक्टीरिया पे जो वायरस होता है, यस, इस वायरस को हम क्या बोलते हैं? ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या बोलते हैं इसको हम? बैक्टीरियोफेज। तो ये जो बैक्टीरियोफेज का वायरस, जो बैक्टीरियोफेज जो वायरस है, इसका डीएनए जब अंदर जाता है बच्चों, तो इस डीएनए को, जो ये एसर्सिया कोलाई चूंकि बैक्टीरिया है, तो इसके अंदर दो एंजाइम्स होते हैं। तो जो पहला एंजाइम होता है वो इस डीएनए के साथ मेथिल ग्रुप को ऐड करता है, जबकि जो दूसरा वाला एंजाइम है इस डीएनए को काट पीट के बराबर कर देता है। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, ये सेकंड वाला ही एंजाइम है, जिसको बाद में हम लोगों ने इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम दिया। चलिए थोड़ा सा और बढ़ते हैं, चीजों को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था उसका नाम है HindD2। बहुत सारे बच्चे गलत पढ़ते हैं, इसको HindD2 पढ़ते हैं, नहीं, इसको क्या पढ़ना है? HindD2 या सॉरी HindD2 या HindD सेकेंड। तो HindD2 जिसका जो फंक्शनिंग है वो डिपेंड करता है एक स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे। मतलब एक डीएनए का अगर पूरा एक लेंथ है तो डीएनए की उस लेंथ में एक स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होंगे, जिसमें 6 न्यूक्लियोटाइड की बेस पेयरिंग होगी, वहीं पर से पर्टिकुलर ये कट करता है। पहली चीज, डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ये आइडेंटिफाई करता है। Was isolated and characterized by 5 years later। वास्तव में ये जो HindD2 एंजाइम है बच्चों, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके फंक्शनिंग के बारे में इसकी डिस्कवरी के 5 साल बाद पता चला। पहली चीज। सेकंड क्या कह रहा है? ये पाया गया कि जो HindD2 है ये हमेशा डीएनए मॉलिक्यूल्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिकॉग्नाइज करता है, और जिस पॉइंट से रिकॉग्नाइज करता है कट करने के लिए, वो सीक्वेंस 6 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। और ये जो स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस होता है, इस बेस सीक्वेंस को हम बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है कितने बेस पेयर का बना होता है? तो ये बना होता है 6 बेस पेयर का ये बना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या कहता है? किसके लिए? HindD2 के लिए। HindD2 के अलावा आज की डेट में अगर हम बात करें तो आज 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आज तक आइसोलेटेड किए जा सकते हैं, किए जा चुके हैं 203 स्ट्रेन्स के अंदर से बैक्टीरिया के, और इनमें से प्रत्येक एंजाइम का रिकॉग्निशन जो साइट है वो डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम बात करें EcoR1 के लिए, अगर हम बात करें बच्चों EcoR1 के लिए, तो EcoR1 का जो यहां पर रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है वो होता है GAATTC। ये होता है इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो सपोज दैट मान लेते हैं कि ये हम मान लेते हैं कि ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है जो डबल स्ट्रैंडेड है, ये बेस पेयरिंग है बीच में। तो जिस बेस पेयरिंग में इसको यहां पर GAATTC मिलेगा, ये पैलिंड्रोमिक होता है। अगर हम बात करें, अगर ये 5 प्राइम से ये 3 प्राइम की ओर है, तो इधर हम क्या होंगे? 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा। तो यहां पर कैसे होगा? CTTAAG। तो अब देखो सबसे पहले ये क्या करेगा, इस डीएनए का जो
ये लंबाई है, पहले इसको ये आइडेंटिफाई करेगा, फिर वहां पर देखेगा कि कहां पर यहां पर रिस्ट्रिक्शन साइट है। तो देखो रिस्ट्रिक्शन साइट इको आर फर्स्ट के लिए यहां पर है, तो यहां पर से ये इसको कट करता है एक मिडिल से थोड़ा सा हट के। क्लियर है बच्चों? अब यहां पर अगर हम बात करें, ये जो कन्वेंशन है, अगर हम इसकी नेमिंग की बात करें, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है बच्चों, अगर हम इसकी नेमिंग की बात करें तो इसके नेमिंग में अगर जैसे हमने यहां पर लिखा इको आर फर्स्ट, तो इको आर वन में मतलब क्या है कि ई का मतलब होता है कि ये, अगर हम बात करें कम फ्रॉम द जीनस, तो ये जो पहला वर्ड है ई, वो कहां से आया है? वो जीनस से आया है। ये जो दो वर्ड है सीओ, ये आया है स्पीसीज से। तो पहला जीनस हो गया, सीओ क्या हो गया? स्पीसीज हो गया, एसर्सिया कोलाई। आर क्या है? अगर हम आर के बारे में बच्चों बात करें तो यहां पर क्या कह रहे हैं, देखो जो पहला वर्ड है, जो फर्स्ट लेटर है इनके नेम का, वो आता है जीनस से, और जो सेकंड जो दो लेटर होते हैं वो आते हैं स्पीसीज से। यस, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के होते हैं, जो जहां से ये आइसोलेट किया गया है। जैसे इको आर फर्स्ट का यहां पर एग्जांपल दिया गया है। चलिए इस पैराग्राफ को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और चीजों को हम और आपको क्लियर करते हैं। अब जरा इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर ले। देखो कह रहा है इको आर फर्स्ट कम फ्रॉम द एसर्सिया कोलाई, ऐसा बोले RY13। तो यहां पर अगर हम बात करें बच्चों, यहां पर अगर हम बात करें, जैसे अगर हम लिख ले यहां पे, अगर हम लिख लेते हैं इको आर फर्स्ट, तो यहां पर ई क्या है? ई एसर्सिया से आया है, तो ये किससे आया है? जीनस से। कोलाई क्या है? ये स्पीसीज से आया है। और ये जो आर है बच्चों, ये बता रहा है इसका स्ट्रेन क्या है। तो देखो यहां पर आर क्या है? आर कहां से डिराइव किया गया है? वो क्या गया? एसर्सिया कोलाई RY13। तो ये RY13 को बच्चों डिनोट कर रहा है आर। यस, और ये जो रोमन नंबर लिखा है फर्स्ट, इसका मतलब क्या है? तो ये जो रोमन नंबर है वो ये बता रहा है कि एसर्सिया कोलाई के अंदर जितने भी एंजाइम्स यहां से निकाले गए हैं, उस निकाले जाने के क्रम में जो इको आर फर्स्ट है वो पहला एंजाइम है जो इससे एसर्सिया कोलाई के अंदर निकाला गया है। जैसे इको आर फर्स्ट है, वैसे ही इको आर सेकेंड हो सकता है, वैसे ही इको आर थर्ड हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 क्या बता रहा है कि एसर्सिया कोलाई के अंदर